बैठक में ईडी का जो दिल्ली में मुख्यालय है उसी में एक आवासीय परिसर बना है जिसे लोकार्पित किया गया। इन दोनों मौकों पर नरेंद्र मोदी ने अपने निशाने पर विपक्ष को लिया। तीन बातें उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से कही। एक बात उन्होंने जो महत्वपूर्ण रूप से कही कि भाजपा जितना जीतेगी विपक्ष उतना बौखलाएगा, हमें उसका प्रतिकार करना है, दमदारी से करना है। उन्होंने भाजपा के तमाम सांसदों से आह्वान किया 15 मई से 15 जून तक क्षेत्र क्षेत्र में जाओ, 9 साल में सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसे जन जन तक पहुंचाओ, बताओ कि देश में क्या काम हमारी सरकार ने किया है। इसके बाद जो दूसरा मौका था वो आवासीय परिसर के संदर्भ में था। उसमें उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में जो तमाम लोग लिप्त हैं उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो उन एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट से कोई फैसला आता है तो कोर्ट पर सवाल उठाया जाता है। कुल मिलाकर कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान शुरू कर दिया है, पर हम इस भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान से डरने वाले नहीं हैं। देश खुश है, देश के लोग खुश हैं और इसलिए खुश हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। नरेंद्र मोदी ने अपना एजेंडा बता दिया 2024 का। इससे भाजपा कितनी आशान्वित है और विपक्ष कितना आशंकित है या उत्साहित है। हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान मौजूद हैं। विजय बघेल जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ अनुमा जी भी बनी हुई हैं और साथ साथ हमारे साथ इंजीनियर इमरान लतीफ जी भी जुड़ गए हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का स्वागत है एक बार फिर से। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें विजय बघेल जी से, उससे पहले नरेंद्र मोदी जी के बयान का कुछ हिस्सा सुनते हैं और फिर विजय बघेल जी से समझते हैं जो इन कार्यक्रमों के प्रत्यक्षदर्शी भी रहे। ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से, टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तप करके आगे बढ़ी है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मोदी जी अब सत्ता मिल गई, 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, अभी भी क्यों इतना दौड़ते रहते हो, क्यों भागते रहते हो, अरे कभी तो मौज करो, आराम करो। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है बीजेपी कार्यकर्ता की नियति आराम करना, बैठना, मौज करना वो नहीं सकता। भाजपा के कार्यकर्ता के लिए देश की आशाएं, लोगों की आकांक्षाएं, उनके सपने ही उसकी ड्राइविंग फोर्स होती। तो ये है भाजपा के संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भाजपाइयों को बताया गया मंत्र। तो विजय बघेल जी आपसे शुरू करते हैं। क्या हुआ ऐसा जिसके चलते मोदी जी को बताना पड़ा भाजपाई कैसे होते हैं, कैसा करते हैं, और विपक्षियों को लेकर इतनी बौखलाहट क्यों? ट्विटर से पैदा नहीं हुई है भाजपा, अखबार से पैदा नहीं हुई है भाजपा। कौन सी पार्टी ट्विटर से पैदा हो गई, कौन सी पार्टी अखबार से पैदा हो गई? कांग्रेस है, सालों के तप त्याग तपस्या से पैदा हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हैं, वो भी संघर्ष के माध्यम से जनता के बीच में पहुंची है। ये एक भाजपा ही ऐसी अनोखी है क्या विजय जी? सबसे पहले तो दोबारा मैं आपका, बहन अनुमा जी का और भाई इमरान जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार जी। देखिए, हमारी पार्टी की परिपाटी हमेशा रही है जी कि कैसे हम अपने कार्यकर्ताओं को ताकत दे, हिम्मत दे और हौसला दे। इतिहास गवाह है कि जनसंघ से चली ये पार्टी, लोकतंत्र की हत्या जब हो रही थी 75 में, तब उस पार्टी को देश हित में, राष्ट्र हित में आहूत कर दी और एक जनता दल बना, उसके साथ हो गए और पूरा देश में ऐसा माहौल बना कि कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब हुए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, जिसके अटल जी प्रथम अध्यक्ष रहे। और आपको याद है, इतिहास गवाह है कि हम 2 सांसदों से आज चलते चलते गांव में, गली में, कूचे में, जगह जगह जहां हमारे झंडे उठाने वाले नहीं थे, वहां पर ऐसे ही हमारे नेताओं के
आह्वान पर, उन्हीं के मेहनत पर, साइकिल से, पैदल, कहीं भी सो जाना, ऐसे बहुत सारे फहरिस्त हैं हमारे नेताओं के जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस पार्टी को खड़ा करने में, और धीरे धीरे चलकर हमारी पार्टी आज 303 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। जो 50-55 साल जो कांग्रेस पार्टी इस देश का नेतृत्व कर रही थी, आज उनका ये हालत हो गया है कि उनके लोकसभा में विपक्ष में रहने के लिए उतनी संख्या नहीं है कि उसके लीडर बन जाए विपक्ष के, यह हालत हो गई है जी। तो इसी बात को फिर ताकत देते हुए, फिर हिम्मत देते हुए को राष्ट्रवाद में और देश हित में, आज देखिए पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में किसी का नाम आता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी है, और उस नेता के बारे में आरोप लगाना, आक्षेप लगाना इनकी नियति बन चुकी है। तो मेरा एक सवाल है मैं विजय ये बघेल जी, कह दूं- आपने काफी विस्तार से बता दिया, लेकिन मेरा सवाल ये है, ऐसी तपस्या वाली पार्टी है, इतने परिश्रम से बनी हुई पार्टी है, ऐसा प्रतापी नेता आपको मिला हुआ है, तो फिर विपक्ष से इतनी डरने वाली पार्टी के तौर पर इसे क्यों देखा जा रहा है? विपक्ष का आरोप है कि अब आपसे जनता के स्तर पर तो समर्थन मिल नहीं रहा, तो विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए एजेंसियों के माध्यम से अभियान चलाए हुए हैं। मोदी जी बोल रहे हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये एजेंसियों का विरोध करते हैं। विपक्ष का कहना है कि आपने काम ही केवल इतना रह गया है कि अब एजेंसियों को विपक्षी नेताओं के पीछे लगा दो। भाजपा के खिलाफ कोई कुछ नहीं करता, जो भी करते हैं एजेंसियों के खिलाफ करते हैं। तो ये बताइए विजय बघेल जी, ये विपक्षी नेताओं के साथ आपने जो केंद्रीय एजेंसियों को घर दिखाने का काम कर रखा है विपक्षी नेताओं के अनुसार, इसकी नौबत क्यों आन पड़ी जब आपका काम इतना अच्छा है, आपका संगठन इतना अच्छा है, आपका नेता इतना अच्छा है? 2 सांसद थे तब हम नहीं डरे इनसे, तो अब क्या डरेंगे जी? डरने वाली बात कहीं नहीं है। हमारे नेता ने भी नहीं डरते, न हम डरते, न हमारी पार्टी डरती जी। और डर से हम कोई काम नहीं करते। हमेशा राष्ट्रहित को, राष्ट्र प्रेम को हाथ में रखकर, और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर कार्रवाइयां हो रही है, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है जी, सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, वो अगर अपना काम कर रही है किसी क्लू को लेके, किसी जानकारी को लेके, इनको पीड़ा क्यों हो रही है? और मैं भी बता दूं जी कि कांग्रेसी नहीं, सारे भ्रष्टाचारी जो लोग हैं जिन्होंने खोखला कर दिया इस देश को, वो सब डर रहे हैं। और अगर कहीं हमारे लोग भी की गलती कर रहे हैं तो उसमें भी कार्रवाइयां हो रही है, आप देख लीजिए। और मोदी जी ने तो साफ कह दिया है, कोई भ्रष्टाचारी हमारा अपना नहीं है, चाहे हमारी पार्टी के हो चाहे किसी भी पार्टी को। तो अनुमा जी, मैं वापस आपके पास रुक करता हूं। मोदी जी को बहुत शिकायत है इस बात से, ये सारे भ्रष्टाचारी मिल गए, देश को खोखला करते आए हैं, अब इस खोखलेपन को रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं तो उन एजेंसियों के पीछे पड़ गए हैं, एजेंसियों को निशाने पर लिए रहते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं भाई? इतनी पुरानी पार्टी के नेता होते हुए बताइए, अच्छा लगता है आपको? आप सभी गुणीजनों को एक बार और नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ना, वो डर से इधर उधर नहीं जाते, केवल ग्लास भर भर के पानी पीते हैं। जी। ट्विटर से इसलिए प्रॉब्लम है ना, क्योंकि उस पे भयंकर धुलाई होती है, खूब धुलते हैं, सुबह से शाम तक धुलते हैं। ये धुलाई वो नहीं है जो ये कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी में हॉर्स ट्रेडिंग के द्वारा जब मिला लेते हैं तो वॉशिंग मशीन की जो धुलाई होती है, ये वो धुलाई नहीं है। धुलाई असली वाली धुलाई है, जिसमें लिटरली उनके छद्म आंदोलनों को, जिसके द्वारा उन्होंने सत्ता पाई, उस छद्म राष्ट्रवाद को, उस छद्म महिला सम्मान को, उस छद्म आर्थिक जो इनका ये कहना होता है कि हम आर्थिक रूप से अच्छा कर रहे हैं, वो सारी छद्म चीजों की पोल खुलती है। इसलिए याद दिला दूं जरा कि विनिवेश घोटाला जो 2002 में हुआ था अटल बिहारी जी की सरकार में, क्योंकि इन लोगों को जो मोनिटाइजेशन का शौक है ना, तब से लगा हुआ है। तो उस 2002 में जिसमें इन्होंने लक्ष्मी विलास पैलेस उदयपुर को ललित ग्रुप को 7.5 करोड़ में बेच दिया था, जिसका मूल्य जो था 256 करोड़ था। तो आज भी वो केस जो है दबा कर रखा गया है, ये बता दूं मैं आपको। और प्रधानमंत्री जी जो है, विश्व के सारे आंकड़ों में हम गिरते जा रहे हैं। ये लोग पता नहीं किस कुएं में रहते हैं, जिसमें ये लोग क्या करते हैं कि एक तो सारे विश्व के वैश्विक आंकड़ों में हम गिरे हैं, लेकिन जो बीजेपी का ट्रोल मंत्रालय है, वहां के जो लोग हैं वो उस रैंकिंग को खारिज करते रहते हैं कि ये हमको पसंद नहीं है, ये नहीं है। तो मतलब आप विश्व में किसी से कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, आप अंदर ही अपने आप को तारीफ कर रहे हैं। और मैं ये कह दूं
कि बीजेपी केवल चुनाव लड़ने और जीतने तक ही सीमित नहीं है। बीजेपी एक व्यवस्था है नागरिक को गुलाम बनाए रखने की। बीजेपी एक विचार है तानाशाही और धूर्तता का। बीजेपी एक संगठन है रक्त पिपासु अमानवीय कट्टरपंथियों का। बीजेपी एक आंदोलन है मनुष्यों को इसका भीड़ में बदलने का। तो बीजेपी ये सब है। जितनी भी ईडी और इसकी छापे पड़े हैं 95% केवल पार्टियों पर पड़े हैं जो विपक्ष की हैं, जैसे कांग्रेस पर 24-25 बार, टीएमसी पर 19, एनसीपी पर 11, शिवसेना पर 8, डीएमके पर 6, जबकि बीजेपी के अपने नेता जिनको कोई सजा नहीं मिली है, एक तो वो जो लॉन्ड्री से धुल कर आए नारायण राणे हो, बिस्वा शर्मा हो या इस तरह के लोग हो, और दूसरे वो भी जो इनके साथ आने को तैयार हो जाते, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। वो व्यक्ति जिसके बेटे ने एक किसान को कुचल के मारा, किसानों को कुचल कर मारा, आज जमानत पर रिहा है। उसके पिता को मंत्रालय तक नहीं छोड़ना पड़ा। बीजेपी के एक जो भगोड़े नेता जो अभी 6 करोड़ के साथ जिनको बेल मिल गई थी, जैसे ही कर्नाटक चुनाव का समझ में आया तो बेल खारिज करके अभी उसे पकड़ा गया है। तो बीजेपी भ्रष्टाचार को पालती पोसती आ रही है। बहुत सीधी सीधी बात है और सबको दिखता है। अच्छा अनुमान एक बार बताइए, इतने भारी भरकम शब्दों का आपने प्रयोग किया भाजपा के संदर्भ में, विजय बघेल जी तो हिल गए, मतलब जिस तरीके से आपने भाजपा की व्याख्या की। पर मैं जानना ये चाहता हूं आपसे कि ऐसी ग्रेड पार्टी के तौर पे आप जिस दल को बता रही हैं उसको लोग पसंद क्यों करते हैं इस देश में? ये देश तो बड़ा शांति प्रिय लोगों का देश है, बड़ा ही विचारवान देश है, बड़ा ही संस्कारित देश है, और जिस तरीके के आपने शब्दों का प्रयोग करते हुए भाजपा को बताया कि ये कैसी पार्टी है, ये पार्टी देश की पसंद हो गई, ये तो बड़ी उलझन है ना अनुमान जी? थोड़ा इस पर भी रोशनी हो ही जाए आपके माध्यम से। आपको विश्व का इतिहास थोड़ा सा और पढ़िएगा, आप तो बहुत ही लर्नेड इंसान है, तो आपको पता है कि तानाशाह केवल एक ही जगह तो हुआ नहीं है। केवल हिटलर ही तो तानाशाह नहीं था, स्टालिन भी था, इदी अमीन भी थे, और सद्दाम हुसैन भी थे, मुअम्मर गद्दाफी भी थे, और वो किंग जोंग भी है। तो इन सब का एक जो पैटर्न है, सत्ता हथियाओ और अपने प्रतिद्वंदी को खत्म करो और लोगों पर इस तरह से काबिज हो जाओ कि लोगों का दिमाग पूरा प्रोग्राम्ड हो जाए। तानाशाह ये कहावत जानता है कि जिसका इतिहास पर काबू होगा। बड़े कमाल की बात कही अनुमा जी ने आज। देखिए, स्टालिन हुए, हिटलर हुए, और सद्दाम हुसैन हुए, और भी कई नाम बताए, और अपने प्रतिद्वंदी को कुचलते जाओ। लेकिन मेरे पास एक व्यक्ति मौजूद है अनुमा जी इस चर्चा में, उनका नाम है इमरान लतीफ। ये जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ना, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। उस पार्टी के प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल। जिस दिल्ली में नरेंद्र मोदी रहते हैं, जिस दिल्ली में अमित शाह रहते हैं, उनकी मौजूदगी में उन्हें शिकस्त नहीं देते हैं। ऐसी शिकस्त देते हैं कि याद नहीं आता कि ऐसी शिकस्त कभी किसी और को मिली। तो इमरान लतीफ जी, आपसे जानना चाहता हूं, अनुमा जी बता रहे हैं कि ये तानाशाह है। तानाशाह कहां पे है? जहां रहते हैं वहीं पर हारते नहीं, बुरी तरीके से हारते हैं। 3 बार विधानसभा में हरा दिया आपने, इस बार नगर निगम में भी हरा दिया। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा सही कौन है। ये अरविंद केजरीवाल उससे भी बड़े तानाशाह हैं। जी इमरान जी। देखिए, चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जहां पर लोकतंत्र जिंदा रहता है, जहां पर संविधान जिंदा रहता है जी। तो उस हिसाब से चुनाव में फैसले हो जाते हैं जी। जो तानाशाही की बात है जी। तानाशाह तो हमारे प्रधानमंत्री जी तब बने जब वो प्रधानमंत्री हो गए जी। ये तो चुनाव के बाद का मामला है जी। अभी आज के जो उनका मैं भाषण सुन रहा था जी। उसमें बार बार वो ईडी सीबीआई को बचाने की कोशिश कर रहे थे और जिसके सहारे में बचने की कोशिश स्वयं भी कर रहे थे जी। मैं वहीं से बात शुरू करता हूं हिमांशु जी जी। कि 10 अक्टूबर 2018 का दिन कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट पे जो है रेड पड़ती है जी। और 6 अप्रैल 2020 का दिन अडानी जी उसको अधिकृत कर लेते हैं। 10 दिसंबर 2020 का दिन एसीसी और अंबुजा सीमेंट पर रेड पड़ती है और 16 अक्टूबर 2022 का दिन अडानी जी एसीसी और अंबुजा को खरीद लेते हैं। जुलाई 2020 में मुंबई एयरपोर्ट के ओनर पर रेड पड़ती है और 1 महीने बाद जो है अडानी जी उसको अग्रगीत कर लेते हैं, अधिग्रहण कर लेते हैं जी। ऐसी ये फहरिस्त बहुत लंबी है, आप चले जाएं ऐसी तमाम, आप एनडीटीवी की बात कर लेंगे, आप जीवीके की बात कर लेंगे,
तो इस तरीके से आप देखेंगे कि रेड पड़ती है ईडी सीबीआई की और उसके बाद अडानी जी उसको खरीद लेते हैं, वो अडानी जी के हाथों बिक जाता है। जी। पॉइंट नंबर 1। अभी बड़ी बड़ी बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे पैदा हुई, भारतीय जनता पार्टी वैसे पैदा हुई, भारतीय जनता पार्टी में ये होता है, भारतीय जनता पार्टी में वो होता है। लेकिन जब आसाम में चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जाती है तो उसके पास एक अदद नेता नहीं होता है जी। कि जिसके चेहरे पर, जिसकी मेहनत पर, जिसके काम पर, जिसकी ताकत पर, जिसके सामर्थ्य पर, जिसकी सलाहियत पर भारतीय जनता पार्टी आसाम के अंदर चुनाव लड़ ले। और एक जो आसाम का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो होता है जी। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके गुणगान, जिसके भ्रष्टाचार के गुणगान पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी गाती है, उसको अपनी पार्टी में शामिल करती है ईडी और सीबीआई के सहारे ही, और उसके बाद उनको आसाम का मुख्यमंत्री बना देती है। ऐसे अजीत पवार, नारायण राणे, शिवेंद्र अधिकारी, मुकुल रॉय, अनिल शर्मा, में कितने लोगों का नाम लूं आप जी। जहां जहां चुनाव लड़ने जाते हैं वहां के भ्रष्टाचारी, जो बड़े भ्रष्टाचारी होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ही नजर में, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं व्यक्तिगत रूप से, भाजपा ही जिनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी उस राज्य का कहती है, और जब तक उनको अपनी पार्टी के अंदर ईडी और सीबीआई की लाठी के दम पर शामिल ना कर ले तब तक चुनाव लड़ने नहीं जाती है। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी की इमरान लतीफ जी ने, और उदाहरण सहित फेरिस्त बताइए, एक आध नाम नहीं बताया, फेरिस्त बताइए। तो विजय बघेल जी आपके लिए तो बड़ा संकट हो गया। आप बता रहे थे हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, देखो क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। अनुमा जी पहले बता रही थी सोच क्या है, और इमरान जी बता रहे हैं कि आपके काम क्या है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई है, और जो भ्रष्टाचारी अपने पास आ जाए उसके लिए सारी माफी है। क्या कहते हैं विजय बघेल जी, खुला पैकेज है? देखिए, अनुमा जी जैसे मेरे को तो साहित्यिक वर्ड आते नहीं हैं, और जैसे इमरान भाई जी बोल रहे थे जी, तो जिस आंदोलन को लेके इमरान भाई आपने दिल्ली जीती, दूसरी बार पंजाब जीता, और राज्यों में आपके पैर जम रहे हैं, वो सिद्धांत कहाँ गया और कहाँ है उस सिद्धांत के ऊपर चलने वाले? किस मुद्दे को लेकर आपने वो लड़ाई लड़ी थी और आपके ऊपर विश्वास किया? क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है जी, पूरे देश के लोग जुड़े, और जो उसमें शामिल थे, चाहे कुमार विश्वास जी थे, योगेंद्र यादव जी थे, अभी हमारी एक बहना भी अभी आपकी पार्टी छोड़ के दूसरे में ज्वाइन की। तो केजरीवाल जी अपने समकक्ष किसी को टिकने नहीं दे रहे हैं, और जो सिसोदिया जी अभी अपनी चंगुल में फंसे हैं ना, उसके पीछे किनका हाथ है थोड़ा पता लगाइए। आप लोग सिर्फ दोष देना जानते हैं, डाल दो जो भी हो रहा है मोदी जी के ऊपर डाल दो, केंद्र सरकार के ऊपर डाल दो। कांग्रेस के भी वही हाल, अपनी गलती के ऊपर चिंतन करिए भाई। अरे वो तो ठीक है विजय भाई, और जो लोग, मैं विनम्रता से विजय बघेल जी आपको हस्तक्षेप के लिए माफी चाह रहा हूं। जो नाम आप बता रहे हो उस पर तो बात कर ही लेंगे, पर अभी तो बताओ ना, ये नारायण राणे क्यों आपको इतना भागे, ये शुभेंदु अधिकारी क्यों आपको इतना भागे, हेमंत बिस्वा शर्मा के संदर्भ में क्या क्या नहीं कहा आपके नेताओं ने। आज वो आपके माननीय मुख्यमंत्री नहीं है, साथ साथ राज्यों के प्रधान मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम कर रहे हैं। जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो भी लगभग उन्हीं के हवाले किए हुए हैं। तो आपसे ये सवाल तो लाजमी बनता है ना इमरान लतीफ जी का, अनुमा जी के भी मन में होगा कि भाई इसका तो उत्तर मिलना चाहिए। वो तो पहले ही बोल रही हैं, पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन लेकर आते हो आप, आपके पास जाए तो सब कुछ साफ, और जब तक दूसरे दल में रहे तो उससे ज्यादा गंदा कुछ भी नहीं। ये कैसा धंधा है, ये थोड़ा समझाइए ना विजय जी। ये धंधा नहीं है, इनके द्वारा प्रताड़ित लोग हैं ये लोग। अच्छा, इन्होंने भी प्रताड़ित किया था उनको जी, और इनके द्वारा प्रताड़ित लोग अगर हमारे खेमे में आ गए तो इनको तकलीफ हो रही है जी। और ये भी बता दूं, ये बोल रहे हैं ना असम में कोई चेहरा नहीं था बीजेपी का जी, तो फिर इतने भ्रष्ट आदमी के ऊपर विश्वास क्यों की जनता वहां की, आसाम की? जी, दूसरे राज्य में बता रहे हैं आप, वहां पे बंगाल में बता रहे हैं जी, इतने भ्रष्ट थे तो उनके ऊपर विश्वास क्यों किए वहां की जनता? ममता जी को हरा दी, बहुत ईमानदार को। जी, तो जनता जनार्दन भगवान है जी, हमारे लिए, देव तुल्य है। और ये लोग तो आरोप लगाते रहेंगे।
आप साबित करके बताइए ना, जनता जनार्दन के पास जाके आप बताइए ना, अपनी सत्यता साबित करिए ना। तो भाई अरविंद केजरीवाल तो इतनी बार सत्यता साबित कर दी है, आप मानते कहां हो? इतनी बार तो जीत लिया आदमी, तो भी आप उसे कभी अराजकतावादी बता देते हो, कभी आप उसको जो है लोकतंत्र का दुश्मन करार देते हो। तो आप मानते कहां हो विजय भाई? जनता जनार्दन है ना, दिल्ली की जनता ने जिता रखा है। एक वो उपराज्यपाल जो है पार्षद से भी बदतर हालत में ला देता है जब चाहता है। तो थोड़ा इसके विषय में बता दो, जनता जनार्दन है ना, जनार्दन के द्वारा चुनी हुई दिल्ली की सरकार की क्या हालत हो रही है देखते तो हैं हम लोग। जी विजय भाई। देखिए, देख रहे हैं आप लोग, लेकिन इसके पीछे मूल क्या है जी, इसके पीछे मूल क्या है, मैं वही सवाल किया हूं जी, इमरान जी से, वही सवाल किया हूं कि देखे ना क्यों इतने लोग छोड़ रहे हैं, उनके ऊपर तो तो भ्रष्टाचार विजय का बघेल जी का कोई- कहना है अब ज्यादा मेरे से मत पूछो भाई, इमरान जी से ही पूछ लो। तो इमरान जी आप ही बता दो क्या हो रहा है आपके साथ ऐसा भाई, फिर मैं आखिरी टिप्पणी के लिए हनुमान जी के पास आऊंगा। तो जी इमरान जी। देखिए हिमांशु जी, विजय जी ने हमारे किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया, उल्टे आम आदमी पार्टी के ऊपर ही इल्जाम रख दिया भ्रष्टाचार का, जी। जबकि अभी कोई इल्जाम सिद्ध नहीं हुआ है। और जी। जो हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवेंद्र अधिकारी, मुकुल राय, नारायण राणे, अनिल शर्मा आदि की मैं बात कर रहा था, जी। वो इल्जाम आम आदमी पार्टी ने नहीं लगाए थे, जी वो विजय बघेल जी की पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने ही उनके ऊपर लगाए थे। मैं उससे मैंने सवाल इनसे पूछा था, लेकिन खैर जवाब नहीं दिया। जी। और आज जो ये बौखलाहट प्रधानमंत्री जी की दिख रही है बार बार उनके भाषणों में, जी वो इस नाते दिख रही है कि जो देश के इतिहास का ही नहीं अपितु तो दुनिया के इतिहास का जी। जो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, महाघोटाला जो मोदी अडानी महाघोटाला है, जी। आज उसकी परत दर परत सच्चाई जनता के बीच में विपक्षी पार्टियों के जरिए पहुंच रही है। जी। ये बौखलाहट है कि जो कवच से इन्होंने ढक के रखा था, यही मोदी जी जब चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो इन्होंने कहा था न भ्रष्टाचार न जंगल राज, अब की बार मोदी सरकार। और आज देखिए जितना बड़ा मोदी जी का कद हुआ, साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी उतने ही बड़े कद का उनके साथ आज चल रहा है। आज उतना ही बड़ा उनके ऊपर इल्जाम लगा। अगर हम जांच की मांग कर रहे हैं तो ये जांच से भाग तो इमरान लतीफ जी का कहना है कि कुल मिलाकर ये दुहाई इसलिए है कि अडानी के मसले को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने पूरा माहौल बना दिया है, अब तक का सबसे बड़े घोटाले के तौर पर निरूपित कर दिया है, उसके कारण से बौखलाहट है। तो अनुमा जी आखिरी टिप्पणी आपसे चाहिए क्योंकि मेरे पास समय सीमित है। मोदी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को बता दिया है तुम्हारे पास क्या दम है, तुम्हारा क्या समर्पण है, हमारी क्या उपलब्धियां हैं, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, विपक्षियों के संदर्भ में क्या चल रहा है। तो कुल मिलाकर अब आपसे जानना है, उन्होंने अपना तो बता दिया, आपका कुछ कहना है, कैसे मुकाबला करेंगे? मेरा कहना यह है बीजेपी की पूरी पार्टी ही डरपोक है, प्रधानमंत्री कायर है, इस पोते की जान सत्ता में है और सत्ता जाने के डर से बौखला रहे, थर-थर कांप रहे। राहुल गांधी के साथ जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया वो इसका परिचायक है। जितने फटाफट इतने तेजी से उनकी सदस्यता रद्द की, जवाब तो दे नहीं सकते थे संसद में। अडानी सिर्फ हैंडलर है, पैसा भाजपा का है क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड का कभी पड़ताल नहीं हुई, पीएम केयर फंड का ऑडिट नहीं हुआ। तो जो जितना भी कुछ है, भारत की पूरी राज्य व्यवस्था, वित्त नीति, विदेश नीति, सारा कुछ अडानी जो है वो उसको संचालित कर रहे थे, इसलिए उन पर जांच नहीं होती। और ये रही एक किताब, ये मैं आपको बता दूं, ये उस सबसे बड़े घोटाले की है जो राफेल से संबंधित है, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी उसकी पूरी कच्चा चिट्ठा इस पर है। और ये किताब जब आएगी उसको आने के पहले बैन करेंगे, पर मैं तो इसे पढ़ चुकी हूं और मैं जानती हूं कि भ्रष्टाचार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में है, इसीलिए ईडी सीबीआई सब अपने पास में। तो हनुमान जी का मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का जो आह्वान प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो स्वयं भाजपा में है। आखिरी टिप्पणी के लिए मैंने हनुमान जी को कहा था, लेकिन विजय बघेल जी के ऊपर जो सीधे आक्षेप है उनकी पार्टी पर, तो वो अपनी बात कह लें। जी विजय जी। राफेल की बात की है हनुमा जी ने, तो राफेल की बात करते करते राहुल जी उस समय माफी क्यों मांगे? फिर अडिग रहना था, अडिग रहना अपने वक्तव्यों। विजय बघेल जी ने एक मौके की बात कही है। विजय बघेल जी ने जानना चाहा अगर राफेल के मसले पर अपने आरोपों पर इतना ही भरोसा था तो अदालत में माफी क्यों मांगी? पर महत्वपूर्ण बात इससे इतर यह है कि भ्रष्टाचार कुल मिलाकर क्या 2024 में मुद्दा रहेगा, चाहे वो सरकार के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है या विपक्ष के नेताओं के संदर्भ में लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप है। क्या यह देश
एक बार फिर जैसे 90 के दशक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनादेश देते हुए दिखा था, जब बोफोर्स के मसले को लेकर एक माहौल विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में बनाया गया था, क्या वैसा कुछ माहौल बना पाने में राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष सफल रहेगा या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों को भ्रष्टाचार के प्रतीक के तौर पर स्थापित करने में कामयाब रहेंगी? दिखाई दे रहा है कि 2024 के चुनाव में भ्रष्टाचार एक मुद्दा रहने वाला है। नतीजा क्या होगा ये तो 2024 में ही पता चलेगा। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस तरीके का माहौल है उसी माहौल को समर्पित हमारा आज का शेर है, जो कहता है कि यहां आवाज को अपनी उठाना भी चुनौती है। यहां अपनी आवाज को उठाना भी चुनौती है, सही कहने की हिम्मत को जुटाना भी चुनौती है। मुकेश झा ने कमाल की पंक्तियां कही, मन हो गया आपसे साझा कर ले, हमने साझा कर। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए